देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा पेपर आता है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, और बेसिकली जैसे किस तरह हमें एग्जाम को टैकल करना है, ठीक है। अब अगला देखो, इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा। क्योंकि देखना गाइज, जब मैं आपके सामने दो पेपर का एनालिसिस रखूंगा ना, आप भी समझ जाओगे कि जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिमिलर आते हैं और हर बार रिपीट करते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होते, ज़्यादा घुमाया फिराया भी नहीं जाता, टू द पॉइंट पूछ लिया जाता है। और उसके बाद गाइस आप लोग को मैं बताऊंगा कि हाउ टू राइट एग्जाम पेपर। अब देखो, जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अभी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। हम बोर्ड के एग्जाम दे के आते हैं, तो उसके अंदर हम काफ़ी कम लिखते हैं। जैसे 5 नंबर के आंसर के लिए हमें पता होता है कि हाँ ठीक है, एक पेज लिखेंगे इनफ है, मोर देन इनफ, है ना। उसके अंदर ही हमें 5 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, 20 मार्क्स का पेपर होता है। तो आपको पहले तरीका तो पता होना चाहिए ना कि कैसे आपको एग्जाम का पेपर लिखना है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जैसे कि एग्जामिनर बैठ के आपका पेपर पढ़ेगा जैसे स्कूल के टीचर्स पढ़ते हैं। आप खुद सोचिए, लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होते हैं एग्जाम में, और टीचर्स एज सच इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। तो वो लोग ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से आपको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा, अगर एग्जाम के अंदर आप फंसते हो तो आपकी काफ़ी काम आएगी। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहना और अपने दोस्तों को क्या कहते हैं, लिंक शेयर कर देना इस वीडियो की। और आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो गाइस, और ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी वीडियो। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पूरे एग्जाम का एक ओवरव्यू लेके जाना, और पक्का यार एग्जाम पास करके दिखाओगे आप ये लोग, ठीक है। चलिए, अब आगे इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों के सामने पहले दो पेपर रखता हूँ, 2023 जून का और दिसंबर 2022 का, और उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी भी सीरीज कर देंगे। पहले आप लोग एक बार पेपर का फॉर्मेट देखिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो दोस्तों देखिए, अब अपने पास है BHIC 132 का जून 2023 का पेपर, और एक दूसरा पेपर है अपने पास 2022 दिसंबर का, ठीक है। 6 मंथ के इंटरवल में है, तो आप लोगों को इससे एक चीज जानने में आसानी होगी कि जो ये एग्जाम का पैटर्न है ना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते, और क्वेश्चंस भी कितने ज्यादा रिपीट करते हैं। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एक तो गुप्त साम्राज्य रिपीट होता है, मतलब गुप्त काल, और एक गुप्तोत्तर काल आता है। चोल प्रशासन के बारे में पूछा जाता है, और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है। और उसके साथ ना कुछ टिप्पणियां लिखने को आती हैं, ठीक है। जो ये टिप्पणियां होती हैं, इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है। देखो, ये चेंज हो जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना, जैसे गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, और उसके साथ चोल प्रशासन और राष्ट्रकूट साम्राज्य, ये चार क्वेश्चन देखो आपको मैं इन दोनों एग्जाम्स पेपर के अंदर दिखाता हूँ। देखिए, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं शुद्धिकरण का वर्णन कीजिए। देखिए, अब यहाँ देखिए, गुप्तोत्तर काल का भी है। गुप्तोत्तर समय में एक प्रमुख मानदंड के रूप में हर्ष के शासनकाल की चर्चा कीजिए। अब देखिए, सेम क्वेश्चंस, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विशेष संदर्भ में गुप्त साम्राज्य के विस्तार पर संकेन पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब जो गुप्तोत्तर काल है, देखिए गाइस, वो भी मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ इसके अंदर। देखिए, गुप्तोत्तर काल में अधिक संरचना पर आर्थिक संरचना पर चर्चा कीजिए। इसके बाद देखिए, राष्ट्रकूट, ये आया राष्ट्रकूट साम्राज्य। और देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य के आविर्भाव और विघटन पर प्रकाश डालिए। और इसके अलावा मैंने एक आपको बोला था चोल साम्राज्य, है ना। देखिए, चोल का भी जो क्वेश्चन है वो पक्का ही आया होगा। चोल राजत्व मतलब किंगशिप होता है इसका। और चोल प्रशासन, ये रहा, चोल शासकों के अंतर्गत प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो हम अगर इन चार टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करते हैं काफी अच्छे से, तो ये जो दूसरे होंगे ना, ये भी मिलते जुलते होंगे। और गाइज, एक और क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, राजपूतों से रिलेटेड। इसके अंदर ना राजपूतों के उद्भव के बारे में पूछा जाता है, मतलब उनका कैसे राइज हुआ, और राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली के बारे में पूछा जाता है। ये 2023 के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2022 में भी देखो, राजपूतों का उद्भव। ये 5 क्वेश्चंस, हम इन 5 क्वेश्चन को टैकल करेंगे। और ये देखिए, पांचों क्वेश्चंस ना मोस्ट रिपीटेड है।
तो इनसे आपको फायदा क्या होगा, अगर आप इतना क्वेश्चन भी करते हो ना तो काफी अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को टैकल करोगे और पासिंग मार्क्स से ऊपर लेके आओगे, इसकी गारंटी हो जाती है। तो गाइज अब एक एक करके हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इन चैप्टर्स को समझना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के जरिए समझा भी दिया था कि गुप्त साम्राज्य कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य को अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि देखिए जो गुप्त साम्राज्य है ना, इसके ऊपर से बड़े डाइवर्स क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पूरा गुप्त साम्राज्य अगर आप लोग एक बार समझ लोगे तो आंसर्स आराम से बना लोगे। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और पूरी प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा अगर आपको एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर करना है। और गाइज अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि यार काफी जरूरत पड़ती है कॉरेस्पॉन्डेंस। जब हम कॉलेज कर रहे होते हैं, एक तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती और लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके अंदर भी अगर पूरा सिलेबस पढ़ने जाओगे तो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ। तो इससे अच्छा है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को कवर करें और फिर एग्जाम को बाय बाय करें। यार अगले साल देखेंगे, अगले साल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर से जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य। जो गुप्त राजवंश एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो चौथी व छठी शताब्दी ईसा के बीच मौजूद था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अब गाइस देखो, ये जो श्रीगुप्त है ना, इनके नाम को लेकर ना इतिहासकारों के बीच बड़ा मतभेद रहता है। कितने लोग इन्हें सिर्फ गुप्त महाराज श्रीगुप्त कहते थे और कितने गुप्त। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ नींव रखी थी। जो होता है ना कि एक पहला बंदा आता है वो सिर्फ एक ईंट रख के जाता है, लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक है ना, उसको वो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर पूछा जाए कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त प्रथम, और जिसने नींव रखी थी वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत की थी, जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक उत्कृष्टता थी। मतलब जो गुप्त साम्राज्य था ना, वो भारतीय इतिहास के लिए काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण था। इसके अंदर सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सारी क्षेत्रों में तरक्की हुई थी। गुप्त राजवंश ने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया और इसके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का भी विकास हुआ। ठीक है, लेकिन ये देखना आगे चल के ना, जो गुप्त साम्राज्य राजवंश के राजा थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन लोगों को ज्यादा बढ़ावा दिया। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या था, जो हिंदू धर्म था ना, वो काफी ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ना उसमें काफी ज्यादा बुराइयां आने लगी। तो आगे उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ प्रमुख नाम। अब गाइस जैसा कि ये क्वेश्चन था ना कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, द्वितीय द्वारा या हाँ चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, हमें उनके बारे में बताना था। तो मैं एक एक करके आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ और आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, ये सबसे कुशल माने जाते थे, क्योंकि इनका जो गुरु था ना वो था चाणक्य। आप लोग यूट्यूब पे भी काफी सर्च करते होंगे चाणक्य नीति, वो एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, विष्णुगुप्त उनका नाम था, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, है ना। तो उनके ही शिष्य थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा थे वास्तविक। ठीक है, उनका शासन सन 320 ईस्वी से में शुरू हुआ और उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में साम्राज्य की श्रद्धि बनाए रखी। अब देखो, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ना अलग मतलब राजवंश के अंदर भी ना शादी की थी इन्होंने। कहा जाता है ना कि इन्होंने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब पुराने जमाने में देखो वैवाहिक संबंध राजा क्यों बनाते थे, क्योंकि देखो अगर मान लो कि तुम किसी क्षेत्र के राजा हो, मैं किसी क्षेत्र का राजा हूँ, तो हमारे बीच विवाद होना पक्का है कि होगा, क्योंकि मैं भी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ, तुम भी। तो ये लोग संधि करने के लिए पता है क्या करते थे कि विवाह कर देते थे। अब वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे तुम किसी के साथ, तो तुम रिश्ते में आ गए, तो फिर ये लड़ाई वाला जो खतरा होता था ना, ये टल जाता था। तो इसीलिए राजा क्या करते थे कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। तो लिच्छवियों के जो लिच्छवी थे ना, राजवंश था, उनके बीच चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और इसके अलावा इन्होंने युद्ध लड़े। ठीक है, और इसके जिससे कि मतलब इनके साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार हुआ। अब देखिए दूसरे आते हैं समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त देखो यार, मुझे पर्सनली काफी अच्छे राजा लगते हैं, और इनका जो वो है ना चरित्र काफी अच्छा था। जो समुद्रगुप्त थे उन्हें पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता भी कहा जाता था, मतलब वो एक बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी थे। और समुद्रगुप्त के घोड़े के बारे में कहा जाता है इन्होंने ना 7 समुद्र का पानी पिया है, मतलब इन्होंने काफी ज्यादा युद्ध लड़े थे समुद्रगुप्त ने। और उसके अलावा ये संगीत प्रेमी थे। और क्योंकि जब खुदाई की गई थी जहां से गुप्त साम्राज्य के अवशेष मिले थे, तो एक ऐसा भी सिक्का मिला था जिसमें कोई राजा वीणा बजा रहा था, तो वो समुद्रगुप्त के काल का था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, ठीक है। और एक उत्कृष्ट साम्राज्यकर्ता थे। उन्होंने बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के सांस्कृतिक, सामरिक संबंधों और समृद्धि प्रदान की, और उन्हें कविराज, कवि राजा के रूप में माना जाता था। क्योंकि देखो, समुद्रगुप्त वैसे तो काफी शक्तिशाली राजा थे, लेकिन इसके अलावा भी ना ये कला, साहित्य, इन सबों को बहुत प्रोत्साहन देते थे। और समुद्रगुप्त ने ना आर्यवर्त के 9 राजाओं को परास्त किया था। आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। दक्कन के जंगली क्षेत्रों के राजाओं को भी परास्त किया था इन्होंने। राजस्थान के पूर्व के गढ़ में संधों में 9 क्षेत्रों को अपने अधीन किया था इन्होंने। सभी प्रकार के टैक्स भी लेते थे इन्होंने। ऐसा मतलब वो करा था ना अपना शासन स्थापित, मतलब राजा को ना बुरी तरीके से हराया था इन्होंने उधर के, और फिर उनके ऊपर टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया था। और इन सबों का प्रमाण मिलता है ना, जो इनका राज्य कवि था हरिशेन, उसने इनके बारे में ये सब लिखा है। जो राज्य कवि हुआ करते थे वो सब लिखते थे, ठीक है। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। गाइस देखो, कभी कंफ्यूज मत होना, ये चंद्रगुप्त प्रथम अलग थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग थे। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इनका शासनकाल सुंदरगुप्त के पिता से लेकर सन 375 से 415 ईस्वी तक था। इनका उनका शासनकाल गुप्त राजवंश की शक्ति और समृद्धि का एक स्वर्ण काल था। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने काफी ज्यादा अपने राज्य का विस्तार किया, और वो काफी अच्छा शासन बनाकर चले गए थे। तो उसके बाद जो आने वाली जनरेशन होगी उसको तो आपको पता ही है, वो काफी अच्छे से नियंत्रण बना लेगा, क्योंकि एक जनरेशन तक सब कुछ चलता है। लेकिन इसके बाद से जो भी राजा आए ना गुप्त राजवंश में, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुए। इसके बाद जैसे कुमार गुप्त आते हैं, पर वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं। एज सच ये 3 राजा सबसे इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, वे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ उनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान लिखे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ वर्णन किया है इनके बारे में। देखिए, जैसे साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त प्रथम ने सन 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने भूपूज्य वंश की स्थापना की और इसे बढ़ावा देने के लिए समर्थन जुटाया। देखिए, गुप्त राजवंश की तो स्थापना की ही, इसके साथ साथ इन्होंने भूपूज्य वंश की भी स्थापना की, और उसके मतलब बढ़ावा देने के लिए समर्थन जुटाया। राजनीतिक सामरिक एकता, उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीपों में एक बड़े राजनीतिक और सामरिक एकता का संगठन किया, जिससे साम्राज्य मजबूत हुआ और स्थिरता बनी। अब देखिए, जब इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया तो उसके अंदर ना एक एकता को बनाए रखा, ठीक है। अब एकता बनाए रखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि लिच्छवियों की राजकुमारी से इन्होंने शादी की, जिससे कि इनके वो मैत्रीपूर्ण संबंध बने। शासन प्रबंधन, चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन प्रबंधन में नई विधियों को अपनाया, जिससे साम्राज्य को समृद्ध बनाए रखा जा सके, ठीक है। धार्मिक सहानुभूति, वे साम्राज्य के लोगों के बीच धार्मिक सहानुभूति को बढ़ावा देने में सक्रिय रहे और विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में योगदान किया। गाइस देखो, कभी भी अगर तुम्हें शासन को चलाना है ना बहुत ही कुशलता से, तो आप लोग को धार्मिक सहानुभूति बनाए रखनी पड़ेगी। क्योंकि आज भी जो भारतवर्ष है इसके अंदर ना धर्म एक ऐसी चीज है जिसके नाम पे इंसान कुछ भी करने को तैयार है। धर्म के नाम पे वोट वगैरह भी हो जाते हैं, पर खैर ये पॉलिटिक हमारा विषय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विकास, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में सांस्कृतिक और कला का विकास हुआ। इस अवधि में साहित्य, कला और विज्ञान में उन्नति हुई, यहाँ पे शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में अगर जब हुआ है ना भारतवर्ष में, तो वो समुद्रगुप्त के काल में ही हुआ है। चलिए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जिन्हें कवि राज भी कहा जाता था, गुप्त साम्राज्य के महान शासक में से एक थे। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ उनकी कुछ विशेषताएं। सांस्कृतिक और साम्राज्य के प्रशासनिक विकास में योगदान, समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में सांस्कृतिक और साम्राज्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका शासन प्रबंधन में कुशलता
ने साम्राज्य को समृद्ध बनाए रखा और विभिन्न क्षेत्रों को अग्रणी बनाया। गाइस मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने भारतवर्ष के 9 राजाओं को लगभग हराया था, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है जब कोई बहुत ही अच्छे से अपने प्रशासन को नियंत्रित करता हो, ठीक है। राजनीतिक एकता की स्थापना, समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीपों में राजनीतिक और सामरिक एकता की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न राज्यों को एकत्र किया और एक महत्वपूर्ण सामरिक संरचना बनाई। अब जब इन्होंने अलग अलग राज्यों को हराया था ना, तो उनके साथ क्या कहते हैं, सामंतीवाद कर रखा था। मतलब टैक्स लेते थे ये उनसे, बाकी वो रूल कर सकते थे अपने राजा पे। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छा संबंध बनता है। अब जैसे तुमने किसी को हरा दिया, अगर तुम उसे नीचा दिखाओ तो पलट के वार तो करेगा, लेकिन अगर तुमने उसे दोस्त बना लिया और कहा कि तुम अपना राज्य चलाओ, बस मुझे कर देते रहना, तो इससे उन्होंने क्या करा कि एक एकता भी स्थापित की। कला और साहित्य में समृद्धि, समुद्रगुप्त के शासनकाल में सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास हुआ, जिससे कला, साहित्य और विज्ञान में उन्नति हुई। उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में कला को प्रोत्साहन की ओर कदम बढ़ाया। अब गाइस देखो, समुद्रगुप्त इतने बड़े राजा होके वीणा बजाते थे, तो समझ सकते हो कितने बड़े संगीत प्रेमी थे, कविताएं लिखते थे, कविराज भी उन्हें कहा गया, और आदर्श शासक भी रहे। ये समुद्रगुप्त को एक आदर्श शासक के रूप में माना जाता है, जो अपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति रखता था और साम्राज्य के समृद्धि और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध था। समुद्रगुप्त का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के लिए समृद्धि और विकास का एक सुनहरा काल था, जिसके प्रभाव भारतीय सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में अब तक महसूस किया जा सकता है। गाइस देखो, अगर क्वेश्चन भी आता है ना, तो डिट्टो आप ऐसा ही कॉपी कर देना, जैसे समुद्रगुप्त हेडिंग करना और उसके अंदर वो पॉइंट्स को लिख देना, जैसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं सांस्कृतिक और साम्राज्य के प्रशासनिक विकास में योगदान। और अगर आपको याद नहीं रहता ना, तो आप समझो कि अगर आप एक शासन को बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, राजनीतिक एकता को स्थापित करोगे, ठीक है। कला साहित्य को आप प्रोत्साहन करोगे, और साम्राज्य के अंदर शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था लागू करोगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग से बनाना और उनको लिख देना। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। गुप्त साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासकों में से ये भी थे, और इनका योगदान भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कुछ विशेषताएं सुनिए। साम्राज्य के सुधार और समृद्धि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को और भी समृद्ध बनाया और उससे समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को अपनी सत्ता को मजबूत किया और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। अब जब समुद्रगुप्त ने इतना बड़ा शासनकाल बनाया था, लेकिन चंद्रगुप्त के काल तक भी रहा, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या रहा कि उन्होंने जो साम्राज्य में ना सुधार किया। उसके बाद देखिए आर्थिक समृद्धि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को में सुधार किया। और इस काल के अंदर ना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था, आर्थिक समृद्धि भी बहुत ज्यादा थी। एक तो पहले से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में समुद्रगुप्त करके गए, और इसका प्रमाण पता है कैसे मिलता है कि इन लोगों के काल में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके काल तक और समुद्रगुप्त के काल में काफी ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे राजाओं द्वारा, ठीक है। विक्रम संवाद, अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से ही आया था ये। अब ये विक्रम संवाद क्या होता है कि ये ना एक हिंदू पंचांग होती है। तो इसकी ये जो पंचांग थी ना, इसकी शुरुआत उसी वक्त से की गई थी, गुप्त साम्राज्य से। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में विक्रम संवाद की शुरुआत हुई, जो भारतीय कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अभी भी देखिएगा, वो जो हॉरोस्कोप वाले कैलेंडर्स होते हैं उसके अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था का विवरण। अब इसका विवरण सुनिए। सम्राट, सबसे ऊंचा जो देखो साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी ना, उसमें सर्वप्रथम जो स्थान होता था वो सम्राट का होता था। साम्राज्य का सर्वोपरि शासक सम्राट, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था का मुख्य हिस्सा था। मतलब जो सम्राट होते थे वो गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण होते थे। सम्राट ने सभी राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों को लेकर अधिकार रखते थे, निर्णयों को लेने का अधिकार रखते थे, है ना। और जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे, इन्होंने काफी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी थी, महाराजा धीराज, ठीक है, और आदि कई सारी जो दी जाती थी उस वक्त की उपाधियां, उन सबों को इन लोगों ने धारण किया हुआ था। चलिए, अब उसके बाद महामात्य एवं अमात्य। अब ये देखिए ये क्या होता है। सम्राट के सहायक के रूप में महामात्य और अमात्य नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी शासन के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ थे और सम्राट की सहायता करते थे। अब एक बड़ा साम्राज्य है आपके पास, तो गाइस आप लोग उसे अकेले थोड़ी चला पाओगे। कोई एक बड़ी कंपनी भी होती है, तो वो भी अपने एम्प्लॉयज रखती है ना, तो वैसे ही ये महामात्य और अमात्य थे,
ठीक है, अब देखिए प्रदेशपाल। गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रदेश भी कहा जाता था। प्रदेशपाल या महासमंत नामक अधिकारी नेतृत्व संभालते थे और स्थानीय प्रबंधन की जिम्मेदारियां थी उनकी। ठीक है, अब देखो जब तुम एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करोगे तो उसके अंदर हर जगह नियंत्रण बनाना काफी मुश्किल होता है, तो इसीलिए आप ऑफिसर्स को नियुक्त करोगे। ठीक है, उसी तरह थे प्रदेशपाल। तो वो क्या करते थे, जो प्रदेश जिन्हें प्रदेश कहा जाता था उस टाइम में, छोटे छोटे जो उनके राज्य हुआ करते थे जिन्हें उन्होंने अपने अधीन बनाया था, तो उसके अंदर ये संचालन करते थे। अब देखिए ग्राम व्यवस्था। सम्राट ने ग्रामों की प्रशासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाए रखा। स्थानीय समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर होता था और ग्राम पंच जैसे स्थानीय नेताओं की भूमिका थी। उस टाइम से ही है जैसे ये पंचायत होती ना, तो उन्हीं टाइम से इसका प्रचलन भी रहा। चलिए, राजस्व व्यवस्था। अब ये देखो, कर टैक्सेस होता है ना, उसको बोलते हैं राजस्व। अब ये क्या होता था, गुप्त काल में राजस्व व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी और इसका संचालन सुष्ठुता से किया जाता था। इस काल में राजस्व व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। अब देखो, जो कर होता था ना, ये भूमि के 1/6 भाग पर दिया जाता था। जैसे 6th पार्ट है ना, आपने कुछ उगाया, एक भूमि को 6 टुकड़ों में बांट दीजिए, इसको समझिए, और उसके अंदर से जो एक भाग होगा ना, वो राजा का होता था। ठीक है, कर और उपकर। अब सम्राट ने विभिन्न प्रकार के कर और उपकरों का प्रावधान किया था। इनमें भूमि कर, व्यापार कर और उपहार कर जैसे कर शामिल थे। इनसे राजस्व की वृद्धि होती थी और साम्राज्य का संचालन सारा प्राप्त होता था। अब देखो, राजा का जो मेन इनकम था वो कहाँ से आएगा, वो तो लोगों से कर टैक्स लेके ही आएगा ना, तो वही राजस्व व्यवस्था को लगाया गया था। देखिए, धान कर सुनिए। गुप्त साम्राज्य में धान कर बहुत महत्वपूर्ण था। यह भूमि पर किसानों से वस्त्र, खाद्य और अन्य सामग्री के रूप में लिया जाता था। एक था व्यापार कर। गुप्त साम्राज्य में व्यापार बहुत विकसित था और इससे राजस्व की वृद्धि होती थी। भारतीय साम्राज्य का व्यापारिक विशेषता यहाँ से ही आरंभ हुई थी। मतलब जो व्यापारिक विशेषता है ना, वो इसी काल से आरंभ हुई थी, और ये जो कर था, व्यापार के ऊपर कर, ये इन लोगों ने ही लगाया था। उपहार और सौभाग्य। सम्राट के विभिन्न अवसरों पर उपहार और सौभाग्य मिलते थे, जो उन्हें राजस्व के रूप में मिलते थे और उनकी धन संचयन में मदद करते थे। अब देखो, जैसे राजा का जन्मदिन हुआ, कोई विशेष दिन हुआ, ठीक है, त्योहार वगैरह हुआ, तो उसके अंदर भी लोगों को कर देना पड़ता था राजा को, और इससे क्या होता था कि उनका जो धन था ना, राजकोष, वो बढ़ता था। गुप्त काल में सामाजिक जीवन। गुप्त साम्राज्य के काल में सामाजिक जीवन विविधता से भरा हुआ था। इसमें विभिन्न वर्गों का अवस्थान और सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण थी। यह गुप्त काल के सामाजिक जीवन के कुछ मुख्य पहलू का वर्णन है। 4 वर्ण संरचना। अब देखिए, जो आपको पता है कि हिंदू धर्म था हमारा, इसके अंदर 4 मुख्य वर्ण होते हैं: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। सॉरी, सबसे पहले अपने ब्राह्मण होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं पूजा पाठ करते हैं, पंडित लोग। ठीक है, क्षत्रिय जो युद्ध करते हैं, भूमि रक्षा करते हैं। वैश्य जो व्यापार करते हैं। शूद्र जो निम्न वर्ग का कार्य करते हैं, मतलब जैसे किसी के घर में काम करना, मजदूरी इन द सेंस। ठीक है, यह सामाजिक विभाजन आधारित था और व्यक्तियों की जीवन शैली, कार्य क्षेत्र और अधिकार कर्तव्य को निर्धारित करता था। अब देखिए, जो ये 4 वर्ण व्यवस्था थी ना, चौथी ईस्वी से लेकर 6ठी ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य था। तो जो मतलब 4th ईस्वी थी, इसके अंदर तो ब्राह्मणवाद ठीक था, मतलब ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन आगे चल के ना इसके अंदर बहुत कट्टरता आने लगी थी, तभी भक्ति आंदोलन वगैरह हुआ था। आप लोगों ने आई होप 12th क्लास में पढ़ा होगा भक्ति आंदोलन क्या था। तो जब ब्राह्मणवाद में काफी ज्यादा कट्टरता आने लगी ना, तो उसी के अंदर क्या हुआ कि जो दूसरे धर्म थे ना, उनका भी विकास होने लगा। तो इसके साथ साथ ना बौद्ध धर्म भी है ना, उसका भी विकास हुआ था। और गुप्त काल के अंदर ही हुआ था, मतलब कुछ दिनों बाद गुप्त काल का जो वो चला, दूसरे शासक आने हुए, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से कुमारगुप्त, ये सब शासक आए ना, तो उन टाइम में बौद्ध धर्म का भी प्रचलन शुरू हो चुका था। ठीक है, गृहस्थाश्रम। गुप्त साम्राज्य में गृहस्थाश्रम मतलब पारिवारिक जीवन को महत्वपूर्ण माना जाता था। यह विवाह, परिवार और समाज से पूर्ण जीवन को बढ़ावा देता था।
अब देखो उस टाइम में क्या था ना कि पारिवारिक जीवन को ना काफी ज्यादा महत्व दिया जाता, मतलब शादी ब्याह हो, तुम्हारे एक सुखी परिवार हो, और उसमें सजातीय विवाह होता था। इंटरकास्ट मैरिज उस टाइम अलाउ नहीं थी, ठीक है। शिक्षा और विद्या, शिक्षा और विद्या का महत्वपूर्ण माना जाता था। ब्राह्मण वर्ग के लोगों को विद्या की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी शिक्षा का सुअवसर मिलता था। देखो ब्राह्मण लोगों का काम तो शुरू से ही था कि शिक्षा प्राप्त करें, इसीलिए वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित कर पाए थे, क्योंकि उनके पास शिक्षा थी। और पहले के टाइम में देखना कि जो मतलब वैश्य थे, शूद्र थे, इन्हें ब्राह्मणों की काफी ज्यादा, ब्राह्मण और क्षत्रिय की बहुत इज्जत करनी पड़ती थी, क्योंकि इनके पास पढ़ाई थी। अब क्या है यार, अब तो सबके लिए ऐसे है, तो ऐसा अब उतना कुछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रहा नहीं, ठीक है। कला और साहित्य, साम्राज्य में कला और साहित्य का प्रमोशन हुआ, अ, और इस क्षेत्र में विकास हुआ। सम्राटों के दरबारों में कलाकारों और कवियों को भी प्रोत्साहित किया जाता था। अब गाइस देखो, मैंने आपको खुद ही बताया था कि जो समुद्रगुप्त थे कितने बड़े कला के प्रोत्साहक थे, उन्हें खुद कविराज कहा जाता था। तो जो एक वो होते हैं ना, कला को जो पहचानते हैं, वो दूसरे कलाकारों की ना इज्जत करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है। तो इसीलिए कला और साहित्य का भी काफी विकास हुआ। ये सामाजिक विवरण देखिए। विवाह और परिवार, विवाह गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण घटना होती थी। इससे सामाजिक स्थान, वंश और समृद्धि का सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता था। पारिवारिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत था और इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। यात्रा और विनोद, गुप्त साम्राज्य में यात्रा और मनोरंजन को बढ़ावा दिया जाता था। विभिन्न कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सवों में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता था। धार्मिक प्रचार प्रसार, हिंदू धर्म गुप्त समाज में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ और धार्मिक स्थलों का भी निर्माण हुआ। सम्राट ने धर्म की सुरक्षा और प्रोत्साहन को भी समर्थन दिया था। गुप्त साम्राज्य के काल में सामाजिक जीवन में विवाद, साहित्य सृष्टि, धार्मिक सहानुभूति और कला के क्षेत्र में विकास का एक सुंदर संबंध था, ठीक है। इस काल के अंदर ना ये जो धार्मिक प्रचार प्रसार, यात्रा, ये सब, विवाह, परिवार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, और सामाजिक जीवन ओवरऑल बहुत अच्छा था इस काल के अंदर। गुप्त साम्राज्य में धार्मिक जीवन, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में धार्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। इसने समृद्धि और सामाजिक समरसता में योगदान किया। यहाँ गुप्त साम्राज्य के काल में धार्मिक जीवन के कुछ पहलुओं का विवरण। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, गाइज आप लोग को पता है कि शुरुआती में हिंदू धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और राजा लोग क्या करते थे कि हिंदू धर्म को संरक्षण भी देते थे। महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रयाग, इलाहाबाद, जो मतलब प्रयागराज है, इलाहाबाद में अपने राजा दिवाकर के साथ मिलकर प्रयाग कुंभ का आयोजन किया। वहां पर एक महत्वपूर्ण मंदिर की नींव रखी। इससे यह साबित होता है कि धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों का प्रमोशन हुआ और लोगों ने धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उस टाइम में जो राजा थे इलाहाबाद में, उनके साथ मिलकर ना वो जो प्रयाग कुंभ होता है, कुंभ का मेला, उसका आयोजन किया और वहां पे एक महत्वपूर्ण मंदिर की नींव रखी। तो इससे आप समझ सकते हैं ना कि उस टाइम धार्मिक जीवन जो हिंदू धर्म था, उसको कितना ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा था, समर्थन दिया जा रहा था, और कितना प्रचलन में था। अब उसके बाद देखिए बौद्ध और जैन धर्म का प्रचलन, मतलब समर्थन। सम्राट समुद्रगुप्त ने बौद्ध एवं जैन धर्म का समर्थन किया और उन धार्मिक समुदायों के धार्मिक आचार्यों को अपने दरबार में स्वागत किया। इससे सामाजिक समरसता का अभिवादन किया गया और विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच समरसता का संदेश दिया गया, ठीक है। अब इससे आप समझिए कि उस टाइम ना मतलब ये सब नहीं होता कि किसी धर्म को नीचे देखा जाता था। अब समुद्रगुप्त ने अपने काल के शुरुआत से ही मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समर्थन करना शुरू किया, मतलब वहाँ उसके जो अनुयायी थे, जाते थे, उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनका स्वागत सत्कार किया। तो गाइस देखिए ये था आज की पूरी वीडियो पे, मतलब जो गुप्त साम्राज्य, अब हमने इसके अंदर गुप्त साम्राज्य को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम गुप्तोत्तर काल कर लेंगे और राजपूतों के मतलब जो उद्भव है उसके बारे में, उसके बाद चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, और बाद में जो भी आंसर्स होंगे मैं एक पूरी प्लेलिस्ट के अंदर बनाऊंगा, तो आप मेक श्योर बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।